अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, और चैप्टर नंबर 5 में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और चैप्टर नंबर 5 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगर गाइड करता चलूँ तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। आपको अगर डिटर्मिनेंट्स की रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं मालूम तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक को ओपन करें और वहां से आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट्स की चंद प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा जो कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली हैं, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि ए का अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें और उसी मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट लें या ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, उन दोनों केसेस में आपके पास सेम वैल्यू आएगी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप क्या करते हैं, दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो अगर डिटर्मिनेंट का साइन भी चेंज कर देगा। मतलब अगर आप R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 के साथ, या C1 को इंटरचेंज करते हैं C3 के साथ या C2 के साथ, तो आपको बाहर अगर वो डिटर्मिनेंट आपके पास प्लस है तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट मैट्रिसेस के केस में ये नहीं होता। मैट्रिसेस के केस में आप उन्हें इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट के केस में अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट में का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास क्या हो, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम होनी चाहिए और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू प्रूव डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, कि अगर आपके पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो इस केस में डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। या आपके पास क्या हो, कोई एक रो या कोई एक कॉलम मुकम्मल तौर पे उसके एलिमेंट्स आपके पास 0 हों तो क्या उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 0 बनाने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि आप कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को क्या कर दें, आइडेंटिकल कर दें। और नंबर 2 कंडीशन आपके पास क्या है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को 0 बना दें या आपके पास 0 आ जाएं तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे 4x4 मैट्रिक्स का भी, 5x5 का भी हो सकता है। मतलब ग्रेटर देन ऑर्डर 3 उस तरह के मैट्रिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 तक का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के मैट्रिक्स को तो आपने सॉल्व आउट करना सीखा हुआ है। आप सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं उसे और सॉल्व आउट करते हैं। सिमिलरली बट 4x4 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा या जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसे सॉल्व करने के लिए हम उसे पहले 3x3 में कन्वर्ट करेंगे। और 3x3 ऑर्डर 3x3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑलरेडी मालूम है हम यूज करते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.1। जी, हमारे पास चैप्टर 5 है डिटर्मिनेंट्स, मैं बाद में इसको लिख लेता हूँ। चैप्टर 5 है हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लेट M बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, मतलब M2 आपके पास दिया हुआ है। सेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन A implies the determinant of A where A belongs to M2. What is the range of this mapping? Is the mapping 1 to 1? स्टूडेंट्स देखें, फिर वही बात आ जाती है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में जाके, उन्होंने इसका क्वेश्चन उठा के दे दिया डिटर्मिनेंट्स में। रेंज एंड डोमेन आप और 1 फंक्शन ये आप किसी और जगह पढ़ते हैं, उन्होंने जा इसका लिंक कर दिया इस क्वेश्चन के साथ। तो यही क्वेश्चन देखे फिर दुख होता है कि ये क्वेश्चन क्यों आए यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आ गया तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ लेट M बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, तो M2 की बात हो रही है।
तो आपके पास दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, गिवन एज M be the set of all 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द मैपिंग F such that A implies 2, determinant of A be defined as F of A is equal to determinant of A। जी, also suppose that the field element of A, यहाँ पे आपके पास ये भी है ना, for all A belongs to M2, the field elements of M2 are set of complex number। So domain of, so the range, so range of M2 is complex number। जी, कम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आपके पास क्या हो, फील्ड एलिमेंट M2 के तमाम फील्ड एलिमेंट सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो तो रेंज ऑफ M2 क्या हो जाएगी, कम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली इफ द फील्ड एलिमेंट्स ऑफ M2 आर रियल नंबर्स, so the range of M2 is the set of real number। जी स्टूडेंट्स, अब ये बात तो 1-1 कंडीशन को फिलफिल नहीं करती, इज द मैपिंग 1-1 जो अगली बात आपके पास लिखी हुई है, क्योंकि देखें जी यहाँ पे आपके पास क्या है, 1-1 क्या होता है, जिसमें आपके पास एलिमेंट की ही आगे ए की प्री इमेज मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे तो प्री इमेजेस बनती जा रही हैं काफी ज्यादा। सो द गिवन मैपिंग इज नॉट 1-1। अगर यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल का जिक्र होता तो मैं यहाँ पे आपको काउंटर एग्जाम्पल भी देता। ये थ्योरेटिकल सा है, इसे आप नोट कर लें, इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट सिंपल सी वर्डिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चंद प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया। मेन क्वेश्चन से आपके शुरू हो रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे आपके क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और उनका डिटर्मिनेंट से अच्छा खासा ताल्लुक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, विच इज डिटर्मिनेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फॉर 2 क्रॉस मैट्रिक्स, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, for 2 cross 2 matrices A and B, which of the following equation, which of the following equations hold। नंबर 1 है जी हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ
ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कि अगर आप क्या करें, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए और बी के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन, अगर आप देखें हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज a इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी एंड b इज इक्वल टू ई एफ जी एच। अब आप a प्लस बी करें, सो a प्लस बी इज इक्वल टू, सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। ऐड करना आपको आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, मतलब a प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच, मैंने सिंपली इसे ऐड कर दिया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। नाउ स्टूडेंट्स यू विल गेट, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये आ जाएगा a प्लस ई एंड डी प्लस एच माइनस सी प्लस जी एंड बी प्लस एफ। इन्हें आपस में आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं से बता लेंगे अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो इक्वल आता हुआ। तो इसे आप नाम दे दें 1 का। नाउ इसका ए आपके पास ये था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए बी सी डी, सो विच इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर आप मालूम करें तो देखें वो आपके पास क्या आ रहा है, ई एफ जी एच। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो ये देखें क्या आएगा, ई एच माइनस जी एफ। इन दोनों को आपस में ऐड करें प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो विच इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी और प्लस ई एच माइनस जी एफ। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी प्लस ए एच प्लस ई डी प्लस ई एच माइनस सी बी माइनस सी एफ। इस माइनस की वजह से साइन सारे चेंज होते जाएंगे जी, और माइनस जी बी माइनस जी एफ। तो अब देखें इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ें कैंसिल होती हैं, ए डी नो, ए एच नो, ई नो, इसमें से तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो फ्रॉम 1 and 2 you conclude that, so from 1 and 2 we concluded that determinant of a plus b is not equal to determinant of a plus determinant of b। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इससे मजीद पार्ट्स जितने भी हैं इसके अगर आप कर लें तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, ना भी करें तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने इसी तरह से मैट्रिसेस 2 ले लेने हैं, जनरल मैट्रिक्स ले लेने हैं और जो जो कंडीशंस उन्होंने दी हैं वो आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद अगर आपके पास वो इक्वल आ रहे हैं तो वो इक्वल हैं, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो वो नॉट इक्वल होंगे जी। अब हम अपने मेन जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स जी ऑलरेडी हमें वो काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ इवेल्युएट्स द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है जी, इवेल्युएट करना है। उसके लिए आपके पास पार्ट नंबर 1 है विच इज 135 046 257 जी। वो कह रहा है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इवेल्युएट करने के लिए हमें मालूम है, हम इससे पहले करके आए हैं फर्स्ट ईयर में। तो मैं उस तरीके के अलावा एक और तरीका यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है।
तो अगर मैं इस पे 3x3 पे उसको अप्लाई करूंगा तो 4x4 पे जब मैं अप्लाई करूंगा उसी मेथड को, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जी, मैं किस मेथड की बात कर रहा हूं कि आप क्या करें, यहां पे आपने क्या करना है, 1 के नीचे सिर्फ 0 बनाने हैं। क्या करना है, आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके उस 1 के नीचे आपने क्या करना है, 0 बना देना। 1 हो या 2 हो, मतलब एक एलिमेंट आपके पास, जैसे ये 2 है ना, अब इस 2 के नीचे आपने क्या करना है, 0 बना देना। 2 के नीचे 0 बनाना मुश्किल है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 हो, ये 1 कहीं पे भी हो आप वहां से भी 0 बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ऑलरेडी ये 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट था, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 के नीचे क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या हो, 1 0 0 0 4 5 6 7 एंड 2 3 5 4 एंड 1 5 3 4 हो, तो आप इस सूरत में क्या करते हैं, अगर आपके पास ये 1 हो और 1 के नीचे 0 हो, तो आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, ये रो और सॉरी ये रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं उनका आप क्या बना देते हैं, डिटर्मिनेंट बना देते हैं। ये तरीका होता है 4x4 से 3x3 में जाने का, कि क्या करें, एलिमेंट लें, उस एलिमेंट को आप क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या बना दें, 1 बना दें। 1 बनाने के बाद उसके नीचे आप क्या बना दें, 0 बना दें, और 0 बनाने के बाद फिर आप क्या करें, उसे एक्सपेंड कर दें। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग 4x4 मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जब क्वेश्चन में इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वहां आपने इस बात को याद रखना है। ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ के आए तो आपको ये याद भी होगा। जी स्टूडेंट, सिंपली आप क्या करेंगे, आप रो ऑपरेशन लगाएंगे विच इज R3 माइनस 3R1 एंड R2 माइनस 5R1, सॉरी R2 और R3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 0 एंड 2, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब R2 का एलिमेंट आपके पास, अब R2 का एलिमेंट आपके पास है 4 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली 5 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट आपके पास है 2, तो 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6 एंड 7 माइनस 5 टू दैट आपके पास क्या आ जाएगा 10, तो विच इज इक्वल टू माइनस 3। जिस फ्रेंड्स आप इस 1 के नीचे आपके पास 0 बन गए, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और सॉरी ये कॉलम और ये रो आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे उनका आपके पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो देखें मैंने 3x3 से सिंपली 2x2 का डिटर्मिनेंट बना दिया, और ये हमारे लिए सॉल्व करना सबसे आसान है। 4 3 आपके पास क्या आ जाएगा, -12 माइनस इंटू -6 एंड -12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू -6। तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट। जी आई होप स्टूडेंट्स आपको इस डिटर्मिनेंट के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप ये लेट करेंगे जी, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल, ये मैंने सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू इसीलिए किया था कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 6 2 and 10 -6 4 and -5 6 -6 and 5। इसे आप लेट कर लें, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 6 to 10 -6 4 and -5 6 -6 and 5। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए चूज किया है कि आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन से बचाना है
कि सिर्फ उसी केस में एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आप जीरो बना दें, ये उस केस में भी पॉसिबल है अगर आप क्या करें, एलिमेंट के सामने जीरो बना दें। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, या तो आप इस एलिमेंट के सामने जीरो बना सकते हैं, इसके सामने जीरो बना सकते हैं, 10 के सामने जीरो बना सकते हैं, या 6 के नीचे जीरो बना दें, -6 के नीचे जीरो बना दें, 6 के नीचे जीरो बना दें। तो ये सारी सूरतें पॉसिबल हैं फॉर एक्सपेंशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली 6 के सामने जीरो मैं देखिए आराम से बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, R2 प्लस सॉरी रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर करके मैं रो ही अप्लाई कर रहा हूँ, C2 प्लस C1। तो C1 आपके पास एज इट इज रहने वाली है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 2 एंड 10। तो C2 प्लस C1 है, तो -6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 -5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 5। नाउ अब C3 माइनस C1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, तो 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0, -6 - 2 विच इज इक्वल टू -8 एंड 5 - 10 विच इज इक्वल टू -5। जी, जब आप एक्सपेंड करेंगे वहां पे 1 था, इस वजह से आपने कुछ नहीं था लिखा, यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है। तो एक्सपेंड जब आप करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1 you will get 6 into 6, 5 -8 and -5। तो 6 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 6 5 30, तो -30 और प्लस 8 5 40, so you will get 60। जी, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप पार्ट नंबर 2 इसका इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वहां पे भी इसी तरह के इवैल्यूएट करने होंगे आपने डिटर्मिनेंट, बट अब की बार जो डिटर्मिनेंट हैं वो क्या हैं, 4 क्रॉस 4 के हैं। तो इसके टोटल हैं 6 पार्ट्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई से 3 पार्ट्स आपको करवा दिए जाएं, जिसमें मैं पार्ट नंबर 1 सबसे पहले आपको करवाऊंगा। पार्ट नंबर 1 में है जी आपके पास 2, 7, 3 एंड -2, 3 4 2 4, क्वेश्चन 4 है ये, एंड 2 3 3 0, 2 3 3 एंड 0, एंड उसके बाद है जी हमारे पास 4 10, 4 एंड 5। ये स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप गौर करें तो आपके पास कहीं पे भी 1 नहीं है, तो इट्स मीन कि आपको यहां पे 1 बनाना पड़ेगा जी। तो आपके पास है जी 2 7 3 -2, 3 4। आप अपने माइंड में स्केच कर लें तब तक कि आप यहां पे 1 कैसे बना सकते हैं। 2 3 3 एंड 0, 4 10 4 एंड 5। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अगर आप क्या करें R3 माइनस R1 करें तो आप क्या कर सकते हैं जी, इजीली R1 बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप 1 बना सकते हैं। मतलब आप क्या करें, R3 माइनस R1 अगर आप करें तो देखें आपके पास क्या आएगा, क्योंकि R3 पे जाके आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 2 और 4 तो आपके पास एज इट इज आने वाले हैं, विच इज 2 3 एंड 2 एंड 4 एंड 7 4 3 एंड 10। अब 3 - 2 विच इज इक्वल टू आपके पास देखें जी यहाँ पे 1 आ गया, 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1 एंड 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 एंड 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0 एंड आगे आपके पास एज इट इज -2 4 0 एंड 5।
अब देखें अगर मैं क्या करूं, इस 1 के सामने 0 बना दूं तो मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूं बाय R3। अब इस 1 के सामने 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, जी अब 1 के सामने जो है वो 0 बनाने वाला मामला जरा खराब है, क्योंकि वी नो के हम अगर वो ऑपरेशन से हमने स्टार्ट किया है तो वहां पे हम कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे जी, इंटरचेंज कर लेंगे R3 बाय R1। तो R3 को इंटरचेंज कर लिया, आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 1, 1 एंड 0, और यहां आपके पास आ गया जी 7 4 3 एंड 10 एंड 2 3 2 एंड 4 एंड माइनस 2 4 0 एंड 5। और अभी आपने थोड़ी देर पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है कि अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो बाहर आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें जी, अब इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है, या इस 1 के नीचे 0 बना लें, या इस 1 के नीचे 0 बना लें, या ये ऑलरेडी 0 है तो ये इसके ऊपर तो नहीं हम कुछ कर सकते। बट अगर स्टूडेंट्स देखें, मैं अगर इस 1 के नीचे 0 बनाऊं तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है और ये 3 है और ये 2 है, बजाय इसके तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेशन यहां पे क्या लगाऊंगा जी, R2 माइनस 3 R1, सबसे पहले ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1, 1 एंड 0, R2 माइनस 3 R1, तो 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट है जी माइनस 1, तो 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है जी R2 का 3 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट है जी 1, तो 3 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 10 यहां पे आपके पास एज इट इज आ जाएगा जी। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखें, R3 में ये सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रेस कर देता हूं, क्योंकि आपने यकीनन इन्हें नोट कर लिया होगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। स्पेस बनाने के लिए मैं इन्हें क्या कर लेता हूं, रेस कर लेता हूं। स्टूडेंट्स आगे देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, R3 माइनस 2 R1, तो देखें R3 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड 3 माइनस 2 R1 का एलिमेंट है जी माइनस 1, तो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, एंड आगे आपके पास है जी 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 आपके पास एज इट इज आ गया, एंड माइनस 2 4 0 एंड 5, ये ऑलरेडी 0 था तो इसे आप क्या करें, 0 रहने दें। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C3, C3 से एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये आप कॉलम छोड़ देंगे और ये आप क्या कर देंगे, रो छोड़ देंगे, तो पीछे आपके पास देखें क्या बचा, 1, बाहर आपके पास क्या आ गया जी 1, और ऑलरेडी आपके पास माइनस था क्योंकि आपने इसे इंटरचेंज किया हुआ है, तो आपके पास बचेगा 4 0 माइनस 2 7 5 एंड 4 10 4 एंड 5 जी। मजीद जैसे सॉल्व आउट करेंगे, अब देखें यहां पे आपको क्या चाहिए जी, किसी तरीके से आप क्या करें, अगर आप 1 बना देते हैं तो आपके लिए मामला हल हो सकता है। तो यहां आपके पास है जी -1। अब यहां पे 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्या करें R2 माइनस R3 करें, मतलब 5 माइनस 4 करें, तभी आपके पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो आप यही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 4 7 एंड 10 0 माइनस इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1, -2 4 एंड 5
नाउ स्टूडेंट्स आप इसे क्या करें जी, इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज करेंगे तो ये जो आपने बाहर ऑलरेडी माइनस लिया हुआ है इसके साथ एक और आपके पास -1 आ जाएगा। यहां आप क्या कर रहे हैं जी, इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, R2 R1 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 2 1 -1 एंड 4 7 एंड 10। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा जी -2 4 एंड 5। अब इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है या इस -1 के सामने 0 बनाना है। अब सामने वाली बात तो जरा खराब हो जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी रो ऑपरेशन लगाया हुआ, तो आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो इस 1 के नीचे 0 बना दें या इस 2 के नीचे 0 बना दें, या आप क्या करें इस -4 के नीचे, इस -1 के नीचे 0 बना दें। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इस 2 के नीचे 0 बना दूं, इस 2 के नीचे अगर मैं 0 बना दूं तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे यहां पे देखें 2, अगर मैं सिंपली, आप चाहें तो इस 1 के नीचे भी 0 बना सकते हैं, इस 1 के नीचे भी, तो मुझे ज्यादा इजी लग रहा है कि मैं इस 2 के नीचे 0 बना सकता हूं। कैसे, R2 2 के उसके नीचे 0 तो मुश्किल है बनाना, इस 1 के नीचे 0 बनाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी R2 -7 R1, और आप एक और ऑपरेशन लगाएंगे R3 -4 R1। तो R1 तो आपके पास एज इट इज रहने वाला है, तो 2 1 -1 आपके पास आ गया, एंड R2 -7 R1 है तो 4 -7 R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 2, तो 4 -14 विच इज इक्वल टू -10 एंड 7 -7 विच इज इक्वल टू 0, एंड R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 10 -7 R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, सो 10 + 7 विच इज इक्वल टू 17। नाउ अब अगले में देखें, आप यहां पे आपको 0 चाहिए तो आप क्या करेंगे, R3 -4 R1। अब R3 का एलिमेंट आपके पास है जी -2 × 4 एंड R1 का एलिमेंट है जी आपके पास 2, तो -2 - 8 विच इज इक्वल टू -10 एंड 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0 एंड 5 - 4 × -1, तो 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9 जी। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C2 you will get 1, एक और 1 बाहर आ जाएगा। तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, -10 -10 17 एंड 9। और इसका डिटर्मिनेंट लेना आपके लिए आसान है, ये क्या आ जाएगा आपके पास -90 + 170, सो 90 -90 + 170, तो ये आपके पास आ जाएगा 80। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम 3x3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट। तो 4x4 के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे 3x3 में, देन आप उसे क्या कर सकते हैं, जिस नॉर्मली हम 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं उस तरह से हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करेंगे कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 7 3 and -2 and 3 4 2 and 4 and 2 3 3 and 0 and 4 10 4 5। जिस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमें ज़रूरत है 1 बनाने की, या कुछ ऐसा करें जिसकी मदद से आपके पास क्या हो जाए, जीरोस बन सके। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे आप ये कर सकें। तो आप क्या करें, अगर आप क्या करें R3 और R1 को आपस में आप माइनस करें तो क्या हो सकता है जी, वहाँ पे 1 आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे R3 - R1।
सो आपके पास आ जाएगा 2 3 2 4 एंड 7 4 3 10। R3 माइनस R1 का रहे हैं तो 3 माइनस 2 आपके पास क्या आने वाला है जी 1, और 2 माइनस 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा -1, 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 1 एंड 4 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 0। नाउ -2 4 0 एंड 5। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखें आप इसके सामने सोच रहे होंगे कि अगर हम इसके सामने 0 बना दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है, बट स्टूडेंट्स यू नो कि जब आप रो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं तो फिर आप कॉलम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे और इस 1 के नीचे भी 0 बनाएंगे। तो ऊपर 0 बनाने के लिए सबसे फर्स्ट वन आपको करना पड़ेगा R1 माइनस 2 R3। तो देखें R1 के एलिमेंट आपके पास हैं 2 3 2 एंड 4 -2। R3 के एलिमेंट आपके पास हैं जी 1 और -1, उसके बाद 1 एंड 0। तो करें जी आप 2 माइनस 2 दिस विच इज इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 एंड 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 5 0 एंड 4। ये -2 जी किधर गया जी 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3 जी स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास है जी नेक्स्ट, देखें आप नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा जी R2 माइनस 7 R3। अब देखें जी R2 के तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं। R2 का एलिमेंट आपके पास है जी सबसे फर्स्ट वन है जी 7 माइनस 7 इंटू R1। R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 1। अब R2 का अगला एलिमेंट आपके पास है जी 4, उससे अगला एलिमेंट है जी 3 और फिर आपके पास क्या है 10 माइनस 7। और R1 का एलिमेंट आप देखें जी स्टूडेंट, ऐसे करने से आपके पास वो जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास है जी -1 1 एंड 0। तो 7 माइनस 7 आपके पास 0 आ गया एंड 4 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 11 एंड 3 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4 -4 एंड 10। तो क्या आ गया आपके पास 0 11 -4 और 10 आपके पास आ गया जी। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं आप। R3 तो आपके पास एज इट इज रहने वाला है, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 1 एंड 0 एंड नाउ इसका आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन आ जाएगा जी R4 पे आ गए। R4 माइनस प्लस लगाएंगे 2R3। तो R4 आपके पास है जी -2 4 0 5 4 0 एंड 5 प्लस 2। R3 आपके पास है जी 1 -1 1 एंड 0। तो जी आपके पास आ गया 2 -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 एंड 5। तो आपके पास क्या आ गया 0 2 2 0 2 2 एंड 5। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। यहां तक सिंपली हमने रो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जी। स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय, क्योंकि इस 1 के ऊपर भी 0 बना दिया आपने, नीचे भी 0 बना दिया, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 expanding by C1 you will get
जी, 0 के साथ आपने किया तो 0 माइनस 0 आगे प्लस क्या आ रहा है आपके पास 1, और इसके आगे आपके पास डिटर्मिनेंट है 5, 11 एंड 2 एंड 0 माइनस 4 एंड 2, और उससे आगे आपके पास है जी 4, 10 एंड 5, और इससे आगे आपके पास क्या है जी प्लस माइनस 0। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 11 एंड 2, 0 माइनस 4 एंड 2 एंड 4, 10 एंड 5। इसे आगे स्टूडेंट्स आपको सॉल्व आउट करने आता है, आप इसे एक्सपेंड कर देंगे जैसे आप 3 क्लास 3 को सॉल्व करते होते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -4, 2, 10 एंड 5, और आगे वाला नेक्स्ट है ही आपके पास 0, तो आपके पास 0 आ गया, एंड प्लस 4 इंटू 11, 2 माइनस 4 एंड 2। ये सॉल्व आउट करें तो देखें आपके पास क्या आता है 5, ये आपके पास आ गया -5 4 20 माइनस 10 टू द 20 एंड प्लस 4 इंटू 11 टू द 22 प्लस 8 एंड विच इज इक्वल टू -5 इंटू 40 माइनस 40 प्लस 4 इंटू 30, 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू माइनस 200 plus 120, so you will get minus 200 plus 120 which is equal to 80। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, ये दोनों मेथड हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट करने के लिए। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने आपको इससे प्रीवियसली डिस्कस किया आप उस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसे मजीद यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे जैसे मर्जी सॉल्व आउट करें। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट नंबर हम 2 को सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। मैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं। तो पार्ट नंबर 3 पे अगर आप देखें तो आपके पास है जी क्वेश्चन 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 1 3 and -7 3 -1 0 3 -4 1 -3 and 1। जी, सबसे पहले इसको डेल्टा के इक्वलेट कर लेंगे, विच इज 1 0 1 0 -2 1 3 and -7 3 -1 0 and 3 -4 1 -3 and 1। दिस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे 0 बना देंगे, विच इज वेरी सिंपल। आप क्या ऑपरेशन यूज करेंगे जी, आप यूज करें R3 -R1। सो आपके पास आ जाएगा जी 1 -2
3 and minus 4, and 0 1 minus 1 and 1, and R3 पे लगा रहे हैं तो 1 minus 1 which is equal to 0, and 3 0 और minus 3, minus R1 आप कर रहे हैं तो minus 2, 3 और -4। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, एंड -3 एंड -3 + 4 विच इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास आने वाला है जी 5 -3 और 1। नेक्स्ट इसमें देखें आपके पास ऑलरेडी 0 है तो 0 -7 3 और क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने क्योंकि आपको इसको समझाना है क्योंकि आपके अलावा और भी व्यूअर्स हैं जो ये देखते होंगे तो उनके लिए ये आसान वे है कि आप एलिमेंट्स लिख लें फिर उन्हें माइनस कर लें, ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है। तो अब देखें आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1, सो यू विल गेट 1 into आपके पास आ जाएगा, आप ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा 1 5 -7 and -1 -3 and 3 and 1 1 and 1। जिस स्टूडेंट्स आपके पास 1 1 and 1 आ चुका है, इसमें आप मजीद क्या कर सकते हैं, इस 1 के नीचे अगर आप 0 बना दें तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बाहर 1 है, उस 1 के नीचे आप 0 बनाने के लिए क्या यूज करेंगे जी, ऑपरेशन R2 - R1। तो R1 आपके पास एज इट इज रहने वाली है तो 1 -1 एंड 1 आपके पास आ गया, R2 - R1 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4, -3 माइनस इंटू -1 तो -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2 एंड 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0, तो -7। नेक्स्ट आप ऑपरेशन यूज करेंगे R3 - R1 विच इज इक्वल टू -7 - 1 विच इज इक्वल टू -8 एंड 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड 0। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C3, expanding by C3 you will get 4 -8 -2 and 4. Now after solving this, 4 multiplied by 4 which is equal to 16 and -16 which is equal to 0. So I hope students आपको समझ आ गया होगा। एक ही मेथडोलॉजी अगर आप उसे अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 और 5 और 6 आपने खुद सॉल्व आउट करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ऑलरेडी आपने इंटर में पढ़े होंगे और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑलरेडी इंटर में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 3 ही क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन इंटर में आ चुके हैं, रिपीट हुए हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर आप अगर देखें 3.3 तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर गालिबन 3 है या 4 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ, उसका पार्ट नंबर 10 है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन वही है। मैं एक क्वेश्चन इसका रिपीट कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, शो दैट, आपने शो करना है व्हाट इज ADGBEH and CFK which is equal to EDF BAC और HGK। अगेन स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देने का कोई तुक नहीं बनता, ना ही इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देने चाहिए।
बिकॉज के जो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी उनके पीछे कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं होती। जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा आप देखिएगा वो सिंपली क्या है, वो रेटोलॉजी है, और रेटोलॉजी के तो मैं अगेंस्ट हूँ। मैथ में हमेशा क्या किया करें, आप मेथोडोलॉजी पे फोकस किया करें, कभी भी रट्टे के पीछे ना भागा करें। बट वी हैव टू सॉल्व इट, तो आप इसे क्या करें जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा ए डी एंड जी, और बी एंड सी, और डी ई आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एंड जी एच के आपके पास आ गया। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, because you know that what you know कि determinant of A is equal to determinant of A ट्रांसपोज। तो यहां पे आप इसका क्या ले सकते हैं जी, ट्रांसपोज ले लेंगे। आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी सी एंड डी ई एफ एंड जी एच के। नाउ जस्ट इसे तरतीब आपने देनी है। तरतीब आप इसे कैसे देंगे, आप इंटरचेंज कर लें R1 बाय R2, R1 और R2 को इंटरचेंज करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, BEH और ADG। सिमिलरली ये नीचे आपके पास आ गया CFK। नाउ बाय इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, अब यहां आपने शो करना है, इसमें आप जिस तरह से मर्जी ऑपरेशन यूज करें। नाउ बाय इंटरचेंजिंग C1 एंड C2 you will get EDF BAC and HG and K। देखें स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई मेथोडोलॉजी बनती नहीं है सवाए रेटोलॉजी के। दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, ये क्या है जी, सिंपली आपके पास क्या विद प्रैक्टिस आपको क्या हो जाएगा, इसका रटा लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किताब में होने नहीं चाहिए। मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ इस तरह के क्वेश्चंस के। देखें जी क्या किया है, इसको आपने शो करना था इसके इक्वल। सबसे पहले मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में आपको पता है कि जो रोज हैं वो किस में चले जाते हैं, कॉलम्स में। तो हमने रोज को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि अभी भी ये उसके इक्वल नहीं आया, तो फिर हमने देखा कि अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि देखें ये ADG लिखा हुआ था, ये DAG लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मुमासलत रखता है। बट ये DAG आपके पास क्या है, सेकंड रो है, तो इसको आप क्या करें, सेकंड रो में लेके आए। तो उसको लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा R1 और R2 को। आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, अभी भी आपको बात बनती नजर नहीं आई जब तक आप क्या ना करें, C1 और C2 को इंटरचेंज ना कर लें। तो आपने क्या किया, क्योंकि देखें यहां तक बात तो ठीक हो चुकी है, बट अभी भी कुछ मिसिंग था चीजें, क्योंकि EDF जो है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम था, बट यहाँ पे EDF आपके पास क्या आ रहा है, सेकंड कॉलम आ रहा है। तो आपने क्या किया, इसे अगेन इंटरचेंज कर दिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स इतना भी किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप मजीद इसके सॉल्व आउट कर लेंगे। मैं इसका पार्ट नंबर 3 भी आपको सॉल्व आउट करवा देता हूँ। बेसिकली वो भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया इंटर में, बट यहाँ पे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा है कि A प्लस बी एंड B प्लस C, C प्लस A एंड CA B एंड 1 1 एंड 1। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, इन्हें आप क्या करें, ऐड कर लें। किसको, C1 प्लस C2, इन दोनों को आपस में आप क्या करें जी, ऐड कर लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस C एंड A प्लस बी प्लस C एंड A प्लस बी प्लस C, CA B एंड 1 1 एंड 1। देखें जब भी इक्वल टू 0 की बात होगी स्टूडेंट्स, तो वहां आपके माइंड में वही दो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जो मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस की थी। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, या तो आप क्या करें, दो रोज या दो कॉलम्स को क्या कर लें, आइडेंटिकल कर लें, या आप क्या करें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बना दें, उसके तमाम एलिमेंट्स को आप क्या बना दें,
0 बना दे। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको आइडेंटिकल कर दूं तो मेरा मामला हल हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, टेकिंग a plus b plus c common from C1, you will get 1 1 and 1, CAB 1 1 and 1. So since C1 is identical to C3, so डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की आपको समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उससे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड को रेस कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मैथडोलॉजीज की समझ आ रही होगी, क्योंकि इसमें टॉलॉजी से ज्यादा आपने मैथडोलॉजी पे फोकस करना है। और अगर आपको एक मैथडोलॉजी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेथडोलॉजी समझ आ रही है कि जब आपने डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, उसके लिए आप क्या रूल का यूज करेंगे, और जब आपने एक्सपेंड करना है और 4+4 से आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो उसके लिए आप क्या मेथडोलॉजी यूज करेंगे। एंड ड्यू प्रैक्टिस आपको इस चीजों की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश, मतलब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है आसान अल्फाज में। अगर आप इसे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है BC, CA and AB and 1 upon A or 1 upon B and 1 upon C, A square, B square, C square। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जी सब कुछ मैं तो नहीं बताऊंगा ना, कुछ चीजें आपने भी सोचनी है कि इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालें कि इससे प्रीवियसली हमने क्या किया था और हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करना है, तो इस तरह के जो जनरल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनमें आपके पास ABC दिया होता है, इनको सॉल्व आउट करना जरा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि या तो मुकम्मल डिटर्मिनेंट को आप 0 बना दें, मतलब किसी एक कॉलम या किसी एक रो को आप उसके तमाम एलिमेंट्स को 0 बना दें, या आप ये करें कि कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स को आप क्या करें, आइडेंटिकल कर दें। तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वन जो आइडेंटिकल वाली बात है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो उस पर फोकस करने के लिए देखें, अगर स्टूडेंट्स मैं इसको डिवाइड कर दूं ABC के साथ तो क्या होगा, जी यहाँ पे ये A और ये C आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 upon B। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास मामला थोड़ा हल होता दिखाई दे रहा है कि अगर मैं क्या करूं, R1 को डिवाइडिंग R1 बाय ABC, अगर मैं R1 को डिवाइड कर दूं ABC के साथ तो मेरे पास कुछ मामला हल होता नजर आ रहा है। पर अगर आपने क्या करना, R1 को डिवाइड करना है ABC के साथ, तो बाय डिटर्मिनेंट को आपने ABC के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो BC डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा जी BC डिवाइडेड बाय ABC, CA डिवाइडेड बाय ABC एंड AB डिवाइडेड बाय ABC। और ये आपके पास आ गया जी 1 बाय A, 1 बाय B, 1 बाय C, और आ गया आपके पास A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। नाउ ये B और BC आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया जी ABC, और यहाँ आपके पास बचा BC कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया जी 1 बाय A, और ये आपके पास आ जाएगा जी 1 बाय B कैंसिल हो गए, और ये आपके पास आ जाएगा जी 1 बाय C एंड 1 बाय A, 1 बाय B एंड 1 बाय C, और ये आपके पास आ गया जी A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट के R1 और R2 आपके पास क्या आ चुकी हैं जी, आइडेंटिकल आ चुकी हैं। तो सिंस R1 इज
आइडेंटिकल टू R2, सो डिटर्मिनेंट आपने क्या लिख देना है, इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। वेरी सिंपल, ऑलरेडी आप इसको करके आए हैं। अगर आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों रोज को आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास R1 0 आ जाएगी। सो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट विच इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास वेरी सिंपल, पार्ट नंबर 4 भी सिंपल है। पार्ट नंबर 5 में आपको सॉल्व करवा देता हूं। पार्ट नंबर 5 में देखें जी, आपने पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा, cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 gamma and cos square alpha, cos square beta, cos square gamma। जी कुछ स्टूडेंट्स को तो इसका रिजल्ट समझ आ गया होगा। हमने इसमें क्या करना है, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी जान पहचान है, अच्छी जान पहचान से मुराद ये है कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से समझ आई हुई है, तो आप क्या लिखेंगे जी, इसे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गैमा एंड cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गैमा एंड cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गैमा। जी स्टूडेंट्स, आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र इसलिए किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि यहाँ पे हमने क्या करना है, बिकॉज वी नो डैट कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो इस मकसद के लिए अगर आप क्या करें, R3 माइनस R1 कर दें, सॉरी C3 माइनस C1 अगर आप कर दें, तो आपके पास जो इसका मामला है वो हल हो जाएगा, विच इज साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गैमा। और ये आपके पास है जी cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गैमा। और आप अगर इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गैमा माइनस साइन स्क्वायर गैमा। यू नो दैट स्टूडेंट्स के अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, सारे का फार्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए अभी तक। साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गैमा, cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गैमा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गैमा। सो सिंस C2 and C3 are identical, so determinant is equal to 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 के मजीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।